चलिए फ्रेंड्स, सवाल हमारे बोर्ड पे आ चुके हैं और इसे बहुत ही अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। सवाल बहुत ही आसान है, बस देखने का अंतर है। बस देखिए और समझिए। यहाँ पे कह रहा है कि 15 के सभी गुणनखंड लिखें। 15 के सभी गुणनखंड लिखें। गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि वह किन किन संख्याओं से खंड हो सकता है। खंड करना, अलग अलग करना, किन किन संख्याओं से खंड हो सकता है। तो यहाँ पे कितना है, 15 है। 15 के सभी गुणनखंड को लिखना है। गुणनखंड मतलब 15 जो है ना, वह किस किस संख्याओं से, कौन कौन सी संख्याओं से वह खंड हो सकता है, यानी कि कौन कौन सी संख्याओं में वह 15 आता है। ठीक है, तो जैसे 15 है और 15 का जैसे गुणनखंड करेंगे तो पहला क्या आएगा, पहला तो एक। अगर एक से अगर हम इसको भाग करेंगे तो 15 बार में ही लगेगा। एक हो गया, यहाँ पे लिखते हैं, एक हो गया। दूसरा, दो के पढ़ा में तो नहीं आता है 15, यानी कि दो से तो खंड ये नहीं हो सकता। किससे, तीन से। तो तीन पचे 15, मतलब एक से भी हो रहा है, तीन से भी हो रहा है, और चार से नहीं, पांच से, हाँ 5 से तो हो रहा है। फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी से नहीं हो रहा है, डायरेक्ट किससे हो रहा है, 15 से हो रहा है। कहने मतलब क्या कि 15 के सभी गुणनखंड लिखें। तो 15 जो है किन किन संख्याओं से वह कट सकता है, खंड हो सकता है, बस वही बोला है लिखने के लिए, और इसमें कुछ नहीं है। और देखिए, एक का तो आंसर ही आ चुका है। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहे 64 के सभी गुणनखंड को लिखें। 64 के सभी गुणनखंड को लिखें। जो एक सवाल है वही दूसरा में है, जो एक में कह रहा है वही दूसरा में भी कह रहा है, तो वही करेंगे। 64 का सभी गुणनखंड निकालेंगे, यानी कि 64 जो है किन किन संख्याओं से कट सकता है, किन किन संख्याओं से वह खंड हो सकता है। ठीक है, तो पहला तो एक से ही होगा, पहला एक से, फिर दो से होगा, तीन से, तीन से तो नहीं आता, और चार से लगता है, पांच, छह से, छह से भी नहीं लगेगा, छह से नहीं, सात, सात से नहीं, आठ से, हाँ 8 8 64 होता है। 8 9 से, 10 से, 11, 12 नहीं, 12 से भी नहीं, 12, 13 से, 13 26 13 43 52 65 आ रहा है, 13, 13 14 14 18 14 56 56 70 नहीं आ रहा है, 14 15 15 से भी नहीं, 16 16 से लग रहा है, 16 से, और किससे, 32 से, डायरेक्ट किससे लगेगा, 32 से, और 64 स्वयं से। इसका मतलब क्या कि 64 के सभी गुणनखंड निकल के आ चुका है। 64 का गुणनखंड यानी कि वह एक से भी भाग लगेगा, दो से भी लगेगा, तीन चार से भी, 8 16 32 और 64, इन सारी संख्याओं से यह 64 जो है खंड होगा। उसी को क्या कहते हैं, गुणनखंड। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, गुणनखंड। 64 के सभी गुणनखंडों को अगर निकालें तो इस तरह से निकाला जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको एक और दो सवाल समझ में आ गया हो। अब चलते हैं सवाल 3 की ओर। चलिए फ्रेंड्स, सवाल हमारे बोर्ड पे आ चुके हैं और सवाल 3 कह रहा है कि निम्न में प्रत्येक के सभी गुणनखंड को लिखना है। ठीक, जैसे हम 1 और 2 में इसका गुणनखंड निकाले थे, ठीक उसी प्रकार सवाल 3 के भी निम्न में से भी सबका क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। क्योंकि हम 36, 45, 78, 125 और 144 का हम निकाल मतलब पहले से निकाल लिए। ठीक है, इसलिए हम निकाल लिए पहले कि ये जो कह रहा है ना कि सभी गुणनखंडों को लिखें, तो इसका जो गुणनखंड जो हमें बनाना है वो तो हम 1 और 2 में ही समझ गए कि इसको किस तरह से बनाना है और खंड करना है। ठीक है, तो इसलिए हम 36 का हम पहले निकाल लिए, 45 का भी निकाल दिए, 78 का भी निकाल, और 125 का 144 का भी पहले से निकाल दिए, बस समझेंगे। देखिए 36 है तो 36 यानी कि जब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो पहले तो एक बार में तो 36 आएगा ही आएगा, उसके बाद 2 से, 2 बार में 36 आएगा, 18 दूना 36, फिर 3 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, 6 से भी लगेगा। देखिए 5 से क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि 5 के पढ़ा में 36 कहीं भी नहीं आता है। ठीक है, इसलिए 6 से लगेगा, 6 छागा 36, फिर 9 चौक 36, 12 तिया 36, 18 दूना 36, 36 से कम 36। ठीक है, तो ये 36 का इन सारी संख्याओं से क्या होती है, 36 गुणनखंड होता है, खंड होता है। 45 का अब देखते हैं, 45 1 से, 3 से, 5 से, 9 से, 15 से और स्वयं से। ठीक है ना, और किसे लगता है, स्वयं से, यानी कि इन सारे संख्याओं से क्या होती है, 45 खंड होता है। और 78 भी सेम उसी प्रकार से है, 1 से तो 78 लगेगा ही लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 6 से भी लगेगा, 13, 26 26 या
78, 39 दूना 78, 78 एकम 78, यानी कि स्वयं से तो 78 में भाग लगेगा ही। और उसी प्रकार 125 है, 125 1 से लगेगा, 5 से लगेगा, 25 से लगेगा और स्वयं से लगेगा। और 144 भी है। और यहाँ पे जो है ना, इसीलिए हम लिख लिए क्योंकि यह जो है लंबा टाइम हो जाता है, मतलब कि लॉन्ग वीडियो बन जाता है, इसीलिए हम पहले इसको शॉर्ट में कर लिए। और इसे हम इसीलिए लिखे क्योंकि इसका हम जो है ना 1 और 2 में समझ गए हैं और पढ़ भी लिए, तो इसीलिए हम इसको क्या कर लिए, पहले से निकाल के रख दिए, ठीक है ना। तो 125 का इन सारे संख्याओं से क्या होती है, खंड होता है। 144 भी इन सारे संख्याओं से क्या होती है, खंड होता है। तो आप सबको ये बात समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड निकालने का मतलब क्या होता है, गुणनखंड करने का मतलब क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे 3 में कह रहा है कि निम्न में प्रत्येक के सभी गुणनखंडों को लिखें। तो 36 का जो भी सारे गुणनखंड होता है, जो जिन जिन संख्याओं से वह खंड होता है यानी कि कटता है, उन सारी संख्याओं का क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। 45 का भी इन सारी संख्याओं से, 78 का भी इन सारी संख्याओं से, और 125 का भी इन सारी संख्याओं से, और 144 का भी इन सारी संख्याओं से क्या होती है, कटता है, इसका गुणनखंड निकलता है, ठीक है। तो अब चलते हैं सवाल 4 की ओर, प्रश्न 4 की ओर देखते हैं, बढ़ते हैं और उसे भी इसी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बस देखने से ही समझ में आ जाएगा, इसको कुछ नहीं करना, बस एक बार देख लीजिए, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस चलते हैं अब सवाल 4 की ओर। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न हमारे बोर्ड पे आ चुके हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे तो दिमाग लगाना कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि 14 के सभी गुणज लिखें। गुणज का मतलब होता है 14 का हर एक स्टेप बाय स्टेप गुना कर देना, मतलब कि पहाड़ा, जिसे क्या कहते हैं, पहाड़ा कहते हैं। मतलब 14 के सभी गुणज को लिखें, मतलब 14 का पहाड़ा लिख दो, हो गया गुणज, ठीक है। बहुत ही आसान है, समझ में ना आए तो आप कमेंट में कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है ना, मैसेज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 14 के सभी गुणज लिखें। 14 के सभी गुणज लिखना है, सभी, ज्यादा से ज्यादा। देखिए हम 14 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ सकते हैं, 10 तक पढ़ सकते हैं, तो सभी गुणज लिखे मतलब क्या, कि 10 तक लिखेंगे, 10 तक पढ़ेंगे। हम 5 भी लिख के छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन बोला है सभी, तो हम 10 तक लिखेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। और ठीक 5 नंबर भी वही क्वेश्चन कह रहा है कि 18 के सभी गुणज को लिखें। तो 14 के सभी गुणज क्या होगा, 14 के सभी गुणज, तो 14 का पढ़ा पढ़ दो, 14 एकम 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 छक्की 56, 14 पंचे 70, 14 छक 84, 14 सत्या 98, 14 8 72 से, 14 नमा 26 से, 14 दही 4 से। चलिए हो गया ये गुणज। 14 के सभी गुणज लिखें, 14 के सभी गुणज लिख दिए। गुणज का मतलब ही होता है पहाड़ा लिख देना, ठीक है ना। बुक में शायद आधा ही दिया होगा, 10 तक नहीं लिखा होगा, शायद हम आंसर देखे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक है। अब देखिए क्या है, 5, प्रश्न 5 कह रहा है कि 18 के सभी गुणज लिखें। 18 के सभी गुणज लिखें, जिस प्रकार से हम 14 का लिखें उसी प्रकार से हम 18 का लिख देंगे। 18 का गुणज लिख देना है बस। 18 का 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, छाक 78 से, 18 छाक 78, 18 सत्ते 26 से, 18 सत्ते 26, 18 8 44 से, 18 44, 18 नमा 62 से, 18 दही 800 से। चलिए हो गया। अब इसमें कुछ नहीं है, बस देखिए और समझिए, इसमें ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, देखना समझना, हो गया आंसर, ठीक है। तो चलिए आप सबको उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आया होगा। तो आप देखते हैं सवाल नंबर 6 को किस प्रकार से उसको भी हल किया जाता है। तो चलिए सवाल 6 को भी बनाते हैं। कहता है निम्न में प्रत्येक के पहले 5 गुणज को लिखें। निम्न में प्रत्येक के पहले 5 गुणज को लिखें। देखिए अभी हम क्या पढ़े थे, प्रश्न 4 और 5 में कि गुणज को लिखें, गुणज को लिखें। बोले थे क्या कि सिर्फ 5 गुणज को लिखें। यहाँ पे कह रहा है कि सिर्फ 5 गुणज को लिखें, और इससे भी पहले हम प्रश्न 4 और 5 में पढ़े कि गुणज को लिखें। गुणज मतलब पहाड़ा। और यहाँ भी जो है 4, 12 और 30, 24 और कितना है 50 है। इसका भी क्या करना है, 5 गुणज लिखना है, यानी मतलब कि इसका भी गुणज लिखना है, लेकिन कितना, 5 को। पहले 5 गुणज, यानी कि शुरुआत से 5 गुणज लिखना है। पहले का मतलब क्या, शुरुआत से 5 गुणज तक लिखना है,
आंसर आ जाएगा। बस गुणज लिखना है, यानी पढ़ देना है, इसमें ज्यादा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। जैसे कि 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, हो गया 5 तक। 1 2 3 4 5, 5 तक पूछा था गुणज, 5 तक गुणज लिख दिए। क्लियर है। 12 का, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72। ओ 1 2 3 4 5, 5 तक पूछा है, हम 6 तक लिख दिए। ठीक है, हो गया। अब 30 का फिर वही 5 तक गुणज लिखना है। कैसे लिखना? 30 एकम 30, 30 दूने 60, 30 तिया 90, 30 चौके 120, 30 पंचे 150, हो गया। 5 तक बोला है, 5 तक लिख दिए। अब 24 का बोला है। 24 का पढ़ा वैसे तो सब लोग 20 तक की पढ़ा को क्या करते हैं। 24 का पढ़ा है, चलिए इसको देखते हैं। 24 एकम 24 और 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 तिया 72, 24 चौके 96 और 24 पंचे 120, 24 पंचे 120। ठीक है, सही है ना। चलिए ठीक है। अब देखिए लास्ट कितना है, 50 है, तो 50 का भी पढ़ना है। 50 से कम 50, 50 दूने 100, अब 50 तिया 150, 50 चौके 200, अब 50 पंचे 250। ये क्या होगा? निम्न में प्रत्येक के पहले 5 गुणज लिख दिए, जो पूछा था लिख दिए। ठीक है, आप सबको बेहतरीन तरह से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में कह सकते हैं। ठीक है, उसको लेकर हम फिर से पुनः वीडियो को बनाएंगे और बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से और भी समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप बहुत ही जल्द समझ में आ जाए आप सबको। ठीक है, तो आप सबको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा वीडियो, तो प्लीज शेयर और लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा, ताकि हमें भी बहुत ही खुशी मिले आप सबको। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 7 की ओर चलते हैं और इसे भी बेहद ही आसान बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल हमारे बोर्ड पे आ चुके हैं और इसे भी कुछ यूनिक तरह से हल करने का प्रयास करते हैं और आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्रश्न 7 में कह रहा है, देखिए यहाँ पे 3 प्रश्नों का एक साथ हल करेंगे, 7, 8 और 9। 7 में कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, बताना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या पहले किसे कहते हैं, पहले तो इसको तो जानना जरूरी है। पहले अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, पहले इस बात को तो पहले समझेंगे, उसके बाद तो समझेंगे ना कि इसकी छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा। तो चलिए, अभाज्य संख्या हम किसे कहेंगे? देखिए, अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहेंगे जिनका गुणनखंड सिर्फ एक तथा स्वयं हो, जिनका गुणनखंड सिर्फ क्या हो, एक तथा स्वयं हो। यानी कि हम कह सकते हैं जैसे कि 2 है, ठीक है ना, 2 है, 2 का अगर हम गुणनखंड निकालें तो, जैसे कि हम एक में समझे थे ना उधर, तो देखिए 2 का गुणनखंड क्या होगा, ये किन किन संख्याओं से भाग लग सकता है, पहले 1 से भाग लग सकता है तथा स्वयं से लग सकता है। तो ये क्या हुआ, अभाज्य संख्या हुआ। जैसे कि और देखिए, हम मान लीजिए 7, 7 का गुणनखंड क्या होगा, इसका भी 2 ही होगा। क्या, पहले 1 से ये कट सकता है, दूसरा 7 से भी कट सकता है, 2 से तो नहीं करता, 3 से तो नहीं करता, 4 से भी नहीं करता, 5 से भी नहीं करता, तो क्या, सिर्फ स्वयं से कटा। तो 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ। कहने का मतलब क्या, सॉरी 9 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 11 होगा। 9 का देखिए 9 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो 9 जो है 2 के अलावा और भी किसी संख्याओं से वह कटता है, इसीलिए। जैसे कि देखिए 1 से कटता है, 3 से भी कटता है तथा स्वयं से भी कटता है। तो देखिए 2 के अलावा ज्यादा हो गया ना, जो 2 के अलावा ज्यादा हो गया
वह अभाज्य संख्या नहीं होगा, और जो सिर्फ एक और स्वयं से भाग लगे, जिनका गुणनखंड सिर्फ एक और स्वयं हो, वह क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो अब हम देखेंगे क्या कि अभाज्य संख्या यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है। अभी हम जैसे बताएं तो हम अभाज्य संख्या शुरू कहां से करते हैं? 2 से स्टार्ट करते हैं। कहां से? 2 से। देखिए यहाँ पे बात, देखिए यहाँ पे अब 1 नंबर में क्या है? सम अभाज्य। सम अभाज्य, तो पहले हम भाज्य को देखेंगे। देखिए 2, अभी हम जैसे बताए ना कि इसका सिर्फ गुणन कितना हो, 1 तथा स्वयं से भाग लगे, तो वह क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होगा, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 भी नहीं होगा, 16, 17, चलो 17 होगा। इन सारी संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना, जिनका सिर्फ मतलब कि वैसी संख्या जिसका स्वयं तथा एक से भाग लगे, वह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। बात समझ में आ गया? जैसे कि हम यहाँ पे 2 को देखते हैं, 2 का सिर्फ एक से भाग लगेगा और स्वयं से लगेगा, तीसरा तो है ही नहीं। मतलब एक तथा स्वयं से जिसमें भाग लगे, वह संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? ये देखिए, मान के चलिए 17 अभाज्य संख्या है। इससे भी तो कोई छोटा अभाज्य संख्या है, 13 है, इससे छोटा 11, इससे छोटा 7, इससे छोटा 5, इससे छोटा 3, इससे भी छोटा कौन है? 2 है। इसका मतलब क्या कि सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या क्या कौन है? 2 है। इससे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब देखिए यहाँ पे क्या सवाल 8 में क्या कह रहा है कि सम अभाज्य संख्या बताना है। वह देखिए सम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए। जैसे कि अभी हम 2 का बात ना करें, जैसे कि अभी हम 2 का बात नहीं करते हैं। 3 देखिए, सम संख्या पहले किससे कहेंगे? सम संख्या वही कहेंगे जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। और 2 तो 3, यहाँ पे 3 है, 2 से तो भाग लगता नहीं। 5 है, 5 में तो 2 से भाग लगता नहीं। 7 है, 7 में तो 2 से भाग लगता नहीं। 11, 13, 17, इन सारे संख्याओं में क्या होता है? 2 से भाग नहीं लगता है। तो ये सब क्या हुआ? सम हुआ? सम हुआ नहीं हुआ, सब सम नहीं है। ठीक है ना, मतलब क्या? देखिए सम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए, तो वह संख्या कहलाएगी। जैसे कि देखिए अब 2 का बात करें, 2 तो सम संख्या है क्योंकि यह 2 से भाग लगता है। 2 से जो भाग लगे उसे हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है ना, 2 से जो भाग लगे उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो 2 मेरा क्या है? सम संख्या है। और अभाज्य हम देखें, ये 2 एक तथा स्वयं से भाग लगता है, तो इसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यह भी आंसर। ठीक है, ये देखिए 2 सम भी है तथा अभाज्य भी है। देखिए सम भी है और अभाज्य भी है, इसीलिए सम अभाज्य संख्या क्या होगा? 2 होगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब तीसरा देखते हैं, मतलब सवाल 9 को देखते हैं। ये 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण दे। 3 अभाज्य युग्म का क्या दें? उदाहरण दें। जैसे कि देखिए 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण देने का मतलब क्या होगा कि वैसी संख्या जिन मतलब कि वैसी अभाज्य संख्या जिसके बीच में एक क्या हो? भाज्य हो। जिसके बीच में क्या हो? भाज्य हो। मान के चलिए जैसे कि 11 है, 11 और 13, 11 और 13, इन दोनों के बीच में कौन है? 12 है। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? सम संख्या, सॉरी भाज्य संख्या होगा। भाज्य संख्या हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए क्या है? 17, कौन? 17, इसे याद करना पड़ेगा। 17 और 19, 17 और 19, 17 और 19, इसके बीच में देखिए तो कौन है? 18 है। इसके बीच में कौन है? 18 है। मतलब क्या? ये क्या बोल रहे हैं? 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण देना है, नहीं कि युग्म, वैसा युग्म बनाओ जो कि दो अभाज्य संख्या के बीच में क्या आए? एक भाज्य आए। तो देखिए 11 13 के बीच में 12 भाज्य है, 17 और 19 के बीच में 18 भाज्य है, और इसे और एक है 29 और 31 के बीच में कौन है? 30 है। 30 क्या हुआ? भाज्य संख्या होगा। तो 2 देखिए 3 देखिए क्या होगा? 1 2 और 3 हो गया ना, 3 उदाहरण हो गया। ठीक है, मतलब 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण दे। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जिन 2 अभाज्य संख्याओं के बीच में क्या आए? एक भाज्य आए। 2 अभाज्य संख्या के बीच में क्या आए? एक भाज्य आए। 2 अभाज्य संख्या के बीच में क्या आए?
एक भाज्य है, तो उसे हम क्या कहेंगे, 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण, ठीक है ना। जैसे कि हम यहाँ पे सिर्फ बोला उदाहरण देने के लिए, अभी जो हम समझाएं उसे कहते हैं, ठीक है। और ये उदाहरण बोला था, तो उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किए। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये 7, 8 और 9 प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरह से, मजेदार तरह से समझ में आया होगा। तो अब बात करते हैं सवाल 10 की। चलिए फ्रेंड, सवाल हमारे बोर्ड पे आ चुके हैं। प्रश्न 10 क्या कह रहा है कि निम्न में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, निम्न में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। तो इसे भी हम बारीकी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अभी हम जस्ट पढ़े थे क्या कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनका गुणनखंड सिर्फ क्या हो, 2 हो। जैसे कि हम बताए थे ना कि 17 का गुणनखंड क्या होता है, एक और स्वयं से। जो संख्या एक और स्वयं से भाग लगे उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, बस उसका जवाब देना है, ठीक है। तो जैसे 23 है, 23 और कौन कौन सी संख्या से करता है, जैसे कि 1 से करता है, 2 से तो नहीं करता, 3 से भी नहीं करता, 4 से भी नहीं करता, 5 से भी नहीं करता, यानी कि स्वयं से कट रहा है। किससे, स्वयं से सिर्फ कट रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा ए, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा 28, देखिए 28 किससे कट रहा है, एक स्वयं से लग रहा है, 2 से भी लग रहा है, 4 से भी लग रहा है, ठीक है। यानी कि जो 2 से ज्यादा हो जाए वह क्या होगा, जो 2 से ज्यादा हो जाए वह संख्या अभाज्य नहीं भाज्य कहलाता है। यहाँ पे पूछा क्या है, अभाज्य, हमें अभाज्य का ही जवाब देना है। पहला हो गया। दूसरा क्या, ये तो नहीं होगा। तीसरा 42 भी देखिए 1 से लग रहा है, स्वयं से भी लग रहा है और 2 से भी लग रहा है, बहुत सारी संख्याओं से लग रहा है। तो 2 भी क्या होगा, नहीं, सॉरी ये 42 भी क्या होगा, नहीं होगा। और 9 देखिए, 9 भी अभी जस्ट बताए थे ना, 1 से लगता है, 3 से लगता है और 9 स्वयं से लगता है। तो जो 2 के अलावा ज्यादा हो जाए, 2 के अलावा अगर और अधिक, मतलब कि 2 के अलावा अगर और कोई सी संख्या से लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, ना कि अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे अभाज्य पूछा है तो 9 भी नहीं होगा। अब यहाँ पे 31 है, 31 क्या है देखते हैं। 31 1 से लग रहा है, स्वयं से लग रहा है और कोई संख्या से तो नहीं लग रहा है, 3 से भी नहीं लग रहा है। अगर 10 बार में तो 30 आ जा रहा है, यहाँ पे 31 है, तो क्या होगा, ये भी होगा। मतलब ए और ऑप्शन ए 31, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि यहाँ पे अभाज्य संख्या सिर्फ चुनना है, कौन कौन सा अभाज्य है उसको भी लिखना है, और जो भाज्य है उसे कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे सवाल 11 क्या कह रहा है, 11 कह रहा है कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या होगा। सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या होगा, संयुक्त संख्या का मतलब होता है एक तरफ से उसे हम क्या मान सकते हैं, भाज्य संख्या कह सकते हैं। एक तरफ से उसे क्या कह सकते हैं, भाज्य संख्या कह सकते हैं। जैसे कि देखिए संयुक्त संख्या मतलब क्या, कि जैसे अभी बताए थे ना कि 2 के अलावा अगर और भी किसी संख्याओं से अगर वह भाज्य हो रहा है, विभाज्य हो रहा है, तो वह क्या होगा, अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या कहलाएगा। और शायद उसे भी हम क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या कहते हैं। किसे कहते हैं, संयुक्त संख्या कहते हैं। संयुक्त संख्या का मतलब क्या, जैसे कि हम 2 बोले, 2 का सिर्फ क्या हो रहा है, एक और स्वयं से लग रहा है, तो ये संयुक्त नहीं होगा। 3 बोले, 3, 4, 5, 6, 7 या 8। अब यहाँ पे देखिए सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे 3 है, 3 भी तो एक और स्वयं से लग रहा है। 4 देखिए 1 स्वयं से लग रहा है, अब बीच में किससे लग रहा है, 2 से भी लग रहा है। तो इसका मतलब क्या कि जो 2 के अलावा उससे अधिक अगर भाग लगे, विभाज्य हो, तो वह क्या कहलाती है, संयुक्त संख्या कहलाती है। और देखिए 8 है, 5 नहीं होगा, क्योंकि वह सिर्फ 1 से और 5 से लगता है, 1 से और 5 से लगता है, इसीलिए क्या होगा, 5 नहीं होगा। 6 सिर्फ 6 भी होगा, देखिए 1 से स्वयं से, अब इसमें किससे लग रहा है, 3 से, और इससे पहले 2 से भी लग रहा है, देखिए लग रहा है। तो सबसे छोटी क्या पूछा है, सबसे छोटी देखिए 8 के अलावा 6 आ रहा है, 6 के अलावा 4 है, और 4 के बाद देखिए 4 से पहले कोई है अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या पहले कोई है या संयुक्त संख्या नहीं है। तो इसीलिए क्या होगा, सबसे छोटी जो है सबसे छोटी जो है संयुक्त संख्या क्या है, 4 है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या है, 4 है। बस हमें वही लिखना है, सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या होगा, 4 होगा। सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या होगा, सबसे छोटी
संयुक्त संख्या क्या होगा, 4 होगा। इतना जरूरी नहीं है लिखना, बस 4 लिखिए हो जाएगा आंसर, 4 लिखिए आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये 10 और 11 प्रश्न भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब देखते हैं 12 और 13, 12 और 13 इसी तरह से प्रश्नों का हल करेंगे और आप सब बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान से समझिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 12 और 13 की ओर। सवाल हमारे बोर्ड पे आ चुके हैं और इसे भी हम बहुत ही अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे तथा आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है क्या कि 100 से कम 5 क्रमागत संयुक्त संख्या लिखिए जिनके बीच कोई अभाज्य संख्या ना हो। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें उन सारी संख्याओं को लिखना होगा कहां से कहां, यानी कि 5 से कम, सॉरी 100 से कम, 100 से ज्यादा नहीं, 100 से कहां कम ही हमें संख्या को लेना है। कहां तक, 5 तक, यानी कि 5 क्रमागत संख्या होना चाहिए। वो क्या, संयुक्त संख्या, जिन संख्या लिखे जिनके बीच कोई क्या हो, अभाज्य संख्या ना हो। कहने मतलब क्या, वह संयुक्त संख्या होनी चाहिए। कहां, 100 से कम, 5 क्रमागत, 5 क्रमागत मतलब होता है क्या कि एक के बाद एक, ठीक है ना, उसे कहते हैं क्या, क्रमागत संख्या। तो हमें किसकी संख्या लिखनी है, संयुक्त संख्या की, और जिनमें क्या हो, अभाज्य संख्या ना हो, जिनमें क्या हो, अभाज्य संख्या ना हो। तो वैसे संख्या को हमें लिखना है। चलिए हम देर ना करते हुए हम बता देते हैं। क्या, देखिए 23 क्या है, 23 क्या है, 23 अभाज्य संख्या है। और यहाँ पे बोला क्या है, अभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए। तो 23 से आगे देखिए, 23 से आगे देखिए 24 क्या हुआ, एक 5, सॉरी 24 क्या हुआ, एक संयुक्त संख्या है। इसका संयुक्त संख्या क्या मतलब कि एक तथा स्वयं के अलावा और भी संख्याओं से क्या होनी चाहिए, भाग लगना चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त संख्या कहेंगे। तो एक 24 हो गया, दूसरा क्या, 24 एक 25, 25 भी तो दो से ज्यादा गुणनखंड आ रहा है। अब देखिए 25 के बाद 26 भी है, 27 देखिए, एक से लग रहा है, स्वयं से लग रहा है, 3 से भी लग रहा है, 9 से भी लग रहा है। तो क्या हुआ, संयुक्त संख्या हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए 27 के बाद 28 हुआ। अब गिनिए 5 को हुआ कि नहीं हुआ, 1 2 3 4 5, यही बोला था। देखिए और यहाँ पे क्या बोला था, 100 से कम, तो 100 से कम है कि नहीं है सब, 24 25 26 27 28, इन संख्याओं के बीच में देखिए तो कोई है ना, तो 24 अभाज्य है, ना तो 25 अभाज्य है, ना 26 अभाज्य है, 27 अभाज्य है, 28 अभाज्य है। इनमें से अभाज्य कोई भी नहीं है, सब के सब क्या है, संयुक्त संख्या है। बस यही सवाल पूछा था और वही हम क्या दिए, आंसर दिए। ठीक है, अब देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है, किसी संख्या के इकाई स्थान पर क्या हो, 5 हो। कोई भी संख्या अगर हम गिनते हैं तो किधर से गिनते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, देश, दाई, ठीक है ना, इधर से गिनते हैं। अब देखिए स्थान पर क्या हो, 5 है। यदि वह संख्या 150 है ना, 150 और 200 के बीच की हो तो वह संयुक्त संख्या होगी या अभाज्य होगा। यहाँ पे पूछा क्या है, संयुक्त होगा या अभाज्य होगा, ये पूछा है। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या पूछा, संयुक्त होगा या अभाज्य होगा, कब, जब इकाई स्थान पे क्या होगा, 5 होगा। किसके बीच, 150 और 200 के बीच। तो हम देखेंगे 150 तो पूछा है, इसका तो हमें नहीं लेना है। कहां से लेना है, 155 160 165, सॉरी यहाँ पे क्या पूछा है, इकाई स्थान पे क्या होनी चाहिए, सिर्फ 5 होनी चाहिए। इकाई स्थान पे क्या होनी चाहिए, सिर्फ 5 होनी चाहिए। देखिए इकाई स्थान पे 5 है, इकाई स्थान पे 5 है। कहां से पूछा है, 150 से आगे, कहां तक, 200 के अंदर, ठीक है ना। तो 155 165 175 185 और 195, ठीक है ना। इसके आगे क्या हो जाएगा, 200, जो कि हमें इसका 150 नहीं लेना है और 200 नहीं लेना है, हमें बीच का लेना है। और पूछा क्या है कि जो इकाई स्थान पे होगा क्या हुआ, संख्या संयुक्त होगा या अभाज्य होगा। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, संयुक्त होगा या अभाज्य होगा, जिसके इकाई स्थान पे क्या हो, 5 हो। तो बताना यह है कि संयुक्त होगी या अभाज्य होगा। बात समझ में आ रहा है। तो देखिए 155 है, 100 कितना है, 55 है, 165 175 185 195 है। तो अगर हम इसका भाग करेंगे, इसका अगर हम गुणनखंड देखेंगे कितना आएगा, तो 1 से तो ये लगेगा ही, 1 लगेगा, 1 से लगेगा, दूसरा किससे, 5 से लगेगा, तीसरा और भी कोई संख्या से लगेगा, लेकिन ज्यादा हमको नहीं देखना है। बस देखिए 155 स्वयं से, 1 से और स्वयं से लग रहा है, इसके अलावा तो कोई और संख्या से लग रहा है, देखिए 5 से लग रहा है। तो ये क्या होगा,
ये क्या होगा, दो से ज्यादा जब गुणनखंड निकले, दो से ज्यादा जब गुणनखंड निकले तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त कहते हैं। और अभाज्य किसे कहते हैं, सिर्फ दो ही गुणनखंड निकले, एक तथा स्वयं। यहाँ पे देखिए एक तथा स्वयं से तो लग रहा है, लेकिन इसके अलावा भी तो कोई संज्ञा से लग रहा है, तो ये क्या हुआ, अभाज्य ना होकर संयुक्त होगा। मतलब क्या, संयुक्त संख्या होगा। सब में अगर 5 है तो एक स्वयं और 5 से लगेगा ही लगेगा। इसका मतलब क्या, ये सभी संख्या क्या होगा, संयुक्त संख्या होगी। ठीक है ना, ये संयुक्त संख्या होगा, ना कि अभाज्य संख्या। बात समझ में आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये सारी क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा और बेहतरीन तरह से अगर हम समझा पाए होंगे आप सबको, अगर आप सबको लग रहा होगा कि अगर हम कुछ सिखा पाए, समझा सकें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगर हम जब भी वीडियो बनाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ सके और उन वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारा लाभ मिल सके, आप उठा सके। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके चाहने वाले जो भी भाई बहन हो, जो भी आपके रिलेशन में हो, ठीक है ना, तो आप उसे वीडियो को भेजिए और उसे भी इस वीडियो को दिखाइए, ताकि उसे भी इस वीडियो के माध्यम से उसे भी कुछ लाभ मिल सके। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन और बातें अगर कुछ अच्छी लगी हो तो वही करिएगा जो कि आप जस्ट हम बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप सबको समझ में ना आए तो क्या कहते हैं, कमेंट में लिख दीजिए कि हमें यहाँ पर इस प्रश्न में समझ में नहीं आया, दिक्कत आ रही है, इसलिए उसको हम खास करके वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगा। इसके लिए बाय बाय, थैंक यू।